नमस्कार। काफ़ी अरसे के बाद हमारी आप लोगों से मुलाकात हो पाई है। कारण क्या रहा है ये सभी जान ही रहे हैं, क्योंकि एक वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसके चलते हम यह देख पाते हैं कि बहुत से लोगों के कार्य, उनके व्यवहार सब कुछ बाधित हो चुका है। परंतु इस आपदा के समय के बावजूद भी हमें अपने शैक्षणिक स्तर और शैक्षणिक माहौल को बनाए रखना है। मुझे इस बात का बेहद खेद है जो मेरा आप लोगों से यह समय अंतराल हुआ। बहरहाल हम समय जाया किए बिना ही आगे बढ़ते हैं, और इसके पूर्व के क्लासों में हमने देखा, हमारी आप लोगों से मुलाकातें हुई और जो भी क्लासेस चली इंडस वैली को लेके, इंडस वैली के प्रत्येक पक्ष को हम पढ़ाने के लिए या हम लोगों ने अध्ययन करने के लिए जो कुछ भी किया, जो कुछ भी जानने की चेष्टा की, उसमें उसकी बहुत से तमाम पक्षों को हम जान चुके हैं। और उन्हीं पक्षों में जैसे उसकी खोज, उसका नामकरण, उसका भौगोलिक विस्तार, उसके निर्माता, इंडस वैली में रहने वाली प्रजातियाँ, और साथ ही साथ उसकी नगर व्यवस्था, उसकी नगर योजना, जो उसकी टाउन प्लानिंग थी, उसी टाउन प्लानिंग के चलते हम जानते हैं कि दुनिया की तमाम सभ्यताओं में यह सभ्यता अपने आप में एक खास सभ्यता, एक महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन के रूप में जानी गई। सिंधु घाटी की सभ्यता की इन तमाम विशेषताओं के बावजूद हम उसके अन्य पक्षों को भी अपने अध्ययन में देखने की कोशिश की, और एक पारदर्शी, एक सारगर्भिक अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ हमने सिंधु घाटी की इस विकसित सभ्यता के समाज पर भी हमने फोकस किया। हमने जानने की चेष्टा की कि आखिर वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ रहने वाले लोग किस स्तर के जीवन जीते थे। और इन्हीं तमाम बातों के साथ हमने उसकी सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति को भी, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही उसको भी जाना। और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जानने के साथ हमें पता चल सका कि यह इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता अंतर्देशीय व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने दुनिया की तमाम अन्य सभ्यताओं के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध बना के रखे। और इस व्यवस्था के साथ ही साथ हम ये भी देखें कि उसकी आर्थिक स्थिति के साथ वहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। वहाँ के लोग इहलोक और परलोक के संदर्भ में क्या सोचा करते थे। बहरहाल वहाँ के दार्शनिक पक्ष की कोई चर्चा हम नहीं कर पाए। उसके लिए यह दुर्भाग्य का विषय रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली उसकी लिपियाँ अपठित रही, जो पढ़ी न जा सकी, और न पढ़ी जाने के कारण ही उस सभ्यता के हम दार्शनिक पक्ष को समझ नहीं सके। जो कुछ भी हम उसके धार्मिक जीवन को जानने की चेष्टा की और जान सके, वो वहाँ के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के चलते ही हम कर सके। तो वहाँ हमने धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखा कि वो मूर्ति पूजक और प्रकृति पूजक दोनों रहे। मूर्ति पूजा में वो नारी शक्ति की उपासना और पुरुष देवता के रूप में भी उन्होंने उपासनाएं की। तो इस तरह से उसका धार्मिक जीवन, वहाँ का धार्मिक वातावरण भी अपने आप में एक उत्तरजीविता और निरंतरता को लिए हुए आज तक हमें दिखाई देता है। तो इन बातों के अलावा भी हमारा महत्वपूर्ण एक पक्ष बचता है, और वह पक्ष है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला में कहाँ तक रुचि लेते थे, उनकी कला कैसी थी, वो आर्ट के क्षेत्र में कहाँ तक आगे जा चुके थे। इसी विषय पर उसकी आर्ट और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जानना हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हो जाता है। इसको जाने बिना हमारा अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता को लेके अधूरा रह जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को लेके जो अध्ययन वहाँ की कला पर किया जाता है,
उसके हिसाब से हम जब देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कला के क्षेत्र में कला सिंधु घाटी सभ्यता, कला एक प्राचीन सभ्यता, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, विकसित सभ्यता और उसकी कला, वहाँ की आर्ट हमारे लिए बेहद जिज्ञासु में बना देती है कि जो लगभग आज से 5000 वर्ष पहले जिस मानव समुदाय का जो मानव समाज रहता था वो कला के क्षेत्र में कितना अग्रणी था या कला के क्षेत्र में वह क्या सीख रहा था। इन्हीं सारी बातों को देखकर हमें इस विषय पर आज जानकारियों को संग्रहित करना है। हमें यह भी ध्यान देना है हमारे अध्ययन का स्तर क्या है। हमें यूपीएससी के लेवल को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को जानना होगा और इसमें पीटी एग्ज़ाम के साथ साथ हमें मेंस की चीज़ों को भी समझते हुए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े तमाम प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते ही, तो यहाँ पर उसकी कला को हमको जानना होगा। तो कला शब्द पहले हम सबसे पहले कला शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। कला 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 शब्द का अर्थ क्या होता है, उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। हम जानते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से होती है। कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि कल्पना का मूर्तमान हो जाना। अर्थ होता है इसका कि कल्पना का मूर्तमान हो जाना। कला का शाब्दिक अर्थ यही होता है। हालांकि विद्वानों ने इसको लेके अपने अलग अलग मत दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना होगा कि कला शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कला शब्द का पहली बार प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में आया है। कला शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में आता है। फिर उसके बाद में हम कला शब्द का व्यवहारिक प्रयोग किसने किया, कहाँ किया, यह भी जान लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। कला शब्द का प्रथम व्यवहारिक प्रयोग भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। नाट्यशास्त्र में किया। कला के लिए हमारे लिए यह जानना बेहद प्रासंगिक है कि कभी हमसे एक प्रश्न किया जा सकता है कि कला क्या है। हमें यह भी वहाँ हमको यह बताना बेहद आवश्यक हो जाएगा कि आखिर कला को हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक है। एक परिभाषा के रूप में हमें यह भी जान लेना होगा कि कला क्या है, किसको कला कहते हैं। यह बात कहीं हमसे पूछी जा सकती है। तो इसके लिए हम यह जानते हैं कि उसकी एक सामान्य सी परिभाषा हम कह सकते हैं कि कला मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति है।
कला हम कह सकते हैं कि कला मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति अथवा समाज को जो व्यक्ति अथवा समाज को आनंद एवं शांति प्रदान करती है। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अथवा समाज को आनंद एवं शांति प्रदान करती है। यह बात हम इसलिए कह सकते हैं कि कला जो होती है, कला का जो स्वरूप होता है, तो कला के दो स्वरूप होते हैं। एक तो कला धार्मिक होती है और दूसरी कला लौकिक होती है। धार्मिक स्वरूप की कला, यदि कला का धार्मिक स्वरूप है तो वह शांति प्रदान करती है, और यदि उसका स्वरूप लौकिक है तो वह आनंद प्रदान करती है। तो इस तरह से एक सामान्य सी परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि कला मनुष्य के आंतरिक मन की वह बाह्य अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति अथवा समाज को आनंद एवं शांति प्रदान करती है। कला पर तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। कला पर एक बड़ी बात प्लेटो ने कही। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि प्लेटो कहता है कि प्लेटो का जो कहना रहा है उसमें यही है कि कला का मूल तत्व सौंदर्य है। कला का मूल तत्व सौंदर्य है और प्रत्येक व्यक्ति कला के प्रेमास्पद स्वरूप को ही चुनता है। प्लेटो का कहना रहा है कि कला का मूल तत्व सौंदर्य है। कला का मूल तत्व सौंदर्य है। कला का मूल तत्व सौंदर्य है और प्रत्येक व्यक्ति कला के प्रेमास्पद स्वरूप का ही चयन करता है। इसी प्रकार प्लेटो के साथ साथ क्रोचे ने भी कला की एक परिभाषा दी। क्रोचे ने कहा कि कला व्यक्ति की दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। कला मनुष्य की दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। क्योंकि कला जो होती है वो
सदैव ही उसका स्वरूप जो मूर्तमान होता है, जिसको हम आप देखते हैं, वह पहली बार व्यक्ति के मन में ही आता है। हम किसी भी चीज़ का चित्रांकन करना चाहते हैं, हम उसका शिल्पांकन करना चाहते हैं, हम या उसको वास्तु स्थापत्य के रूप में उसको हम प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका खाका हमारे मन में ही आता है और मन में आने के बाद ही उसको हम उभारने का प्रयास करते हैं और उभार कर उसको बाहर लाते हैं और वह एक मूर्तमान रूप ले लेता है। तो इस तरह हमने देखा कि कला व्यक्ति के लिए, समाज के लिए बेहद प्रासंगिक है, अनिवार्य है, क्योंकि बिना कला का मनुष्य नहीं हो सकता। उसकी कला में अभिरुचि, उसके साथ उसका तारतम्य बेहद जरूरी होता है। तो कला के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की क्या उपलब्धियां थी, इसको हमको जान लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। और कला के किन किन पक्षों से वो परिचित थे, यह हमें जानना है। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला के क्षेत्र में कला के तमाम अंगों से परिचित थे, जिसको हम एक वर्गीकरण के अंतर्गत देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें पहली कला वहाँ की, जिसको हम बांट के अलग कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वह कला थी नगर एवं वास्तुकला। वहाँ की नगर एवं वास्तुकला। दूसरे दर्जे पर हम वहाँ देखते हैं, वहाँ के उत्खनन से मिलने वाली तमाम मूर्तियाँ हमें मिलती हैं और उन मूर्तियों के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग मूर्ति निर्माण की कला से भी परिचित थे। तो दूसरी कला वहाँ की, जिसको हम डिवीजनों में बांट सकते हैं, वो है मूर्ति कला। मूर्ति कला के साथ साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यही कलाएं उनके जीवन में थी, परंतु नहीं, वहाँ के मृदभांडों पर, वहाँ के शिलापट्टों पर, वहाँ की मोहरों पर किए गए चित्रांकन ये बता देते हैं कि नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग चित्रकला में भी सिद्धहस्त थे। तो उसको हम अगले दृष्टिकोण में देखते हैं, हमें मिलती है कि चित्रकला के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला के साथ साथ ऐसी तमाम कलाएं थी जिनसे वो परिचित थे। इन तमाम कलाओं में हम देखते हैं कि वहाँ मुहरें मिलती हैं हमें, मुहर निर्माण कला, साथ ही साथ इन मुहरों के साथ हम वहाँ पर क्या पाते हैं कि वहाँ मन का एक विशेष उद्योग था और उसका जो आधार था वो सौंदर्य बोध था। मन का निर्माण कला, और साथ ही साथ वहाँ बाट एवं माप के भी तमाम साक्ष्य आते हैं। बाट एवं माप, इस कला में वो बटखरों को लेकर या चीज़ों को नाप कर भी अपने जीवन को एक संग्रहित करने में, सूचीबद्ध करने में जागरूक हो चुके थे। तो वहाँ के लोगों के पास बाट एवं माप कला से भी वो परिचित हो चुके थे। क्योंकि हमको ऐसे तमाम बटखरे मिलते हैं, ऐसे तमाम स्केल मिलती हैं, हाथी दांत की स्केल मिलती है लोथल से, और तांबे की स्केल मिलती है, मिट्टी की स्केल मिलती है। तो इन स्केलों के माध्यम से हम जानते हैं कि वो मापने की कला में भी माहिर हो चुके थे। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की कला हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाती है। तो यहाँ हमारे लिए अब यह जान लेना बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि वास्तुकला को हमको समझना होगा कि वहाँ की वास्तु निर्माण, वहाँ की नगर निर्माण कला, जो नगर नियोजन कला थी उनकी, जो उनकी सिविल इंजीनियरिंग थी, वह अपने आप में बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। आज के समय में इसका कंपैरिजन भारत सरकार अपनी स्मार्ट सिटी योजना से करती है। तो यहाँ हमको यह देखना होगा
कि वास्तुकला के अंतर्गत इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो थी नगर नियोजन। इनकी टाउन प्लानिंग क्या थी, और उस टाउन प्लानिंग के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि इस टाउन प्लानिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। टाउन प्लानिंग में देखते हैं कि वहाँ कैसे बसे हुए थे चीज़ें, तो उसमें हम देखते हैं कि नगर की बसावट, नगरों की बसावट, उस सभ्यता के नगरों की बसावट कैसी थी, यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। नगर बसावट के साथ साथ हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ के भवन कैसे थे, और भवनों के साथ साथ हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्मारक कैसे थे, सार्वजनिक स्मारक जिस पर सभ्यता के सभी लोगों का अपना दावा बनता था, सार्वजनिक भवन। इन्हीं के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तुकला, नगर वास्तुकला किस कैटेगरी में आती थी। तो नगर वास्तुकला को अर्थात हमारा यहाँ आज का जो विषय होगा वो इसी कला के पूरे परिदृश्य पर होना है। तो यहाँ हमको देखना है कि वास्तुकला में उनकी नगर नियोजन कला क्या थी, तो इसको हम मिटा रहे हैं। कि नगर नियोजन, नगर नियोजन के संदर्भ में हम आपस में पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। तो नगर नियोजन में हम ये देखते हैं कि इसकी जो नगर योजना थी वह संपूर्ण क्षेत्रफल उसका दो हिस्सों में बटा होता था। एक दुर्ग क्षेत्र था और एक दूसरा हिस्सा उसका नगर क्षेत्र कहलाता था। दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत हमने देखा है कि वहाँ वो नगर क्षेत्र से कटकर होता था। जैसे पश्चिमी हिस्सा जो होता था, पश्चिमी हिस्सा उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र का पश्चिमी हिस्सा जो होता था, पूरा क्षेत्रफल वह कोई भी नगर हो, चाहे वह हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, तो उनमें देखा गया है कि वे नगर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला नगर क्षेत्र था, पश्चिमी टीला दुर्ग क्षेत्र कहलाता था। पश्चिमी टीला कुछ नगर ऐसे मिलते हैं जैसे हड़प्पा में देखा गया है कि वहाँ का पूर्वी टीला की अपेक्षा पश्चिमी टीला ऊंचाई पर है। पूर्वी टीला की अपेक्षा हम हड़प्पा की बात करें, यदि हड़प्पा की, तो हड़प्पा का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कुछ ऐसे है। ये नीचे मिट्टी डालकर, कृत्रिम मिट्टी डालकर यहाँ टीला बनाकर उसके ऊपर दुर्ग निर्माण किया गया है। दुर्ग निर्माण नगर निर्माण की अपेक्षा ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर जो देखा जाता है कि वो मूलतः लगभग 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर है दुर्ग क्षेत्र जो पश्चिमी टीला कहलाता है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीले पर जो दुर्गीकरण किया गया है, इसका दुर्गीकरण किया गया है इस टीले का, और यही इस सभ्यता का, इस नगर के उच्च वर्ग रहा करता था, और यह सामान्य जन के निवास के लिए नगर क्षेत्र था। तो वैसे ही इसकी नगर नियोजन व्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं कि नगरों की बसावट कैसी थी। नगरों की बसावट के विषय में हम यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में बड़े नगरों की संख्या, सिंधु सभ्यता में बड़े नगरों की जो संख्या मिलती है वो संख्या 7 मिलती है, लेकिन कुछ विद्वान कोटदा को भी जोड़कर 8 बताते हैं। तो 7 बड़े नगरों में हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा,
कालीबंगा, इनको हमको जानने के लिए डायग्राम हम ऐसे ही बना रहे हैं, उसको आप समझिएगा। इस पर वैसे हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बनावली और चरहुदड़ो, ये बड़े नगर हमको मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में इन बड़े नगरों की चर्चा हम देख पाते हैं। तो इस तरह इन नगरों को जानने के लिए इनकी बसावट हमारे लिए आवश्यक हो जाती है, परंतु कहने को प्रायः इतिहास के विद्यार्थी या कह दिया करते हैं, या विद्वान भी कह दिया करते हैं कि हड़प्पा की नगर योजना एक जैसी थी। नहीं, सब कुछ एक जैसा नहीं था। दो चीज़ों को आपको समझना होगा। न तो वहाँ का क्षेत्रफल, अलग अलग नगरों का क्षेत्रफल अलग अलग था, और अलग अलग नगरों की बसावट योजना भी अलग अलग थी। हड़प्पा तो हम देखते हैं तो हड़प्पा नगर का भी विभाजन 2 डिवीजनों में हुआ था। हड़प्पा नगर का विभाजन 2 डिवीजनों में किया गया था। यह निचला हिस्सा जो पश्चिमी टीला था, वह पूर्वी टीला की अपेक्षा ऊंचाई पर था। यह हिस्सा उसका कृत्रिम मिट्टी डालकर ऊंचा किया गया था। यह पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था, पश्चिमी क्षेत्र। यह पूर्वी क्षेत्र था, इसको दुर्ग क्षेत्र और पूर्वी टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता था, जहाँ सामान्य जन रहा करते थे। वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी हमें दिखाई देता है यह डिवीजन बटा हुआ था। इन डिवीजनों में जो भी विशेष बातें थी उसमें यही थी कि यह नगर भी 2 डिवीजन में बटा हुआ था, और यहाँ भी कृत्रिम मिट्टी डालकर कुछ ऊंचाई 2 क्षेत्र को दिया गया था। तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला दुर्ग क्षेत्र था, और पूर्वी टीला नगर क्षेत्र। ऐसे ही कालीबंगा में भी विभाजन था। लोथल में कोई विभाजन नहीं मिलता है। धौलावीरा का जो नगर था वह 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच का हिस्सा मध्य नगर कहलाता था। बनावली में हम क्या देखते हैं कि बनावली का दुर्गीकरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। बनावली में भी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला 2 हिस्से बटे हुए थे। बनावली भी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित था। यह दुर्ग था और यह नगर था। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कालीबंगा में भी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये दुर्ग था और यह नगर था। तो इस तरह से इन नगरों का विभाजन हमें दिखाई देता है। चरहुदड़ो में हमें कहीं भी दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिलते, परंतु उसके प्रारंभिक स्तर से
उत्खनन के प्रारंभिक स्तर से एक चहारदीवारी जैसी संकल्पना वहाँ दिखाई देती है, जो कि संपूर्ण नगर को घेरे हुए थे, उसके प्रारंभिक लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह वहाँ के नगरों की बसावट अपने आप में बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से नगर नियोजन में जो नगरों का विभाजन था, उसकी जो बसावट योजना थी, बसावट योजना अपने आप में महत्वपूर्ण थी। पश्चिमी क्षेत्र को, हड़प्पा के पश्चिमी क्षेत्र को ही, इसी हड़प्पा के पश्चिमी क्षेत्र को ही मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। व्हीलर ने माउंट एबी कहा। इसी पश्चिमी क्षेत्र को व्हीलर ने माउंट एबी कहा था। उसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जो संपूर्ण नगर था, इनका विभाजन सुरक्षा प्राचीर के साथ दुर्गीकरण करके किया गया था। कालीबंगा का जो विभाजन था, ये कच्ची मिट्टी की दीवार से किया गया था, कालीबंगा के नगरों की एक विशेष बात थी कि यहाँ के आवास जो बने हुए थे वो कच्ची मिट्टी के ईंटों से बने हुए थे। परंतु यहाँ एक विशेष बात मिलती है कि कालीबंगा से ही हमें अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। जो पुरानी थ्योरी थी, एक नए कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यह कहा जाता है कि कालीबंगा में भी एक पूर्वी हिस्सा था। उसके पूर्वी हिस्से में यहीं से हमको जो नया कॉन्सेप्ट आ गया है, उससे पता चलता है कि कालीबंगा के ही इसी पूर्वी हिस्से से 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः विद्वानों का मानना है कि वहाँ पुरोहितों का निवास रहा होगा। तो इस तरह से एक कंट्राडिक्शन कॉन्सेप्ट आता है, जैसे धौलावीरा को लेके है कि कुछ लोगों का मानना है कि कालीबंगा में भी 3 विभाजन था, लेकिन इस मत को अभी मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से कालीबंगा के किसी पूर्वी छोर से ही हमें 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से नगरों की बसावट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला के अंतर्गत हम जिन कलाओं की चर्चा कर रहे हैं, उसी में इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस नगर नियोजन व्यवस्था में नगरों की बसावट, ये नगर बसावट को देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है कि यहाँ के भवन कैसे थे, यहाँ का वास्तु विन्यास कैसा था। नगर नियोजन में हम भवनों पे जाते हैं, तो भवन में हम क्या देखते हैं कि नगर नियोजन की जो सिस्टम था, उसमें सड़कें थी, नालियाँ थी, गलियाँ थी और भवन थे। जैसे नगर नियोजन में हम क्या देखते हैं, इस नगर नियोजन को यदि हम विभाजित करके देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है कि सड़कें, फिर गलियाँ, फिर नालियाँ, फिर भवन। सड़कों में हम 2 तरह की सड़कें देखते हैं। एक तो बड़ी सड़कें, और दूसरे छोटी सड़कें। गलियों को हम देखते हैं, गलियां, फिर नालियां दिखाई देती हैं। एक सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था हमको इस सभ्यता से दिखाई देती है। फिर भवन हम देखते हैं, भवनों में हम क्या देख पाते हैं कि निजी भवन और सार्वजनिक स्मारक या भवन। निजी भवन में भी हमको दिखाई देता है कि वहाँ लघु और बृहद भवनों के साक्ष्य होते हैं। सार्वजनिक भवनों में हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है विशाल
अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, सभा भवन, और गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का अर्थ है डाकयार्ड। जुलूथल में व्यापार का महत्वपूर्ण साक्षर, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्रियान्वित होता था। तो इस तरह से बड़ी सड़कें, उसकी नगर नियोजन व्यवस्था में हम देखते हैं, इस कला के अंतर्गत नगर नियोजन की जो कला थी उनकी, उसमें हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है उसमें सड़कें, चौड़ी सड़कें, सीधी सड़कें सीधे निकल जाती हैं और उन सड़कों को काटती हुई एक दूसरी तोड़ती हुई सड़कें निकलती हैं। यदि उनको हम जानना चाहें तो सीधी पूरब से पश्चिम जाती हुई सीधी सड़कें निकलती थी। इन सड़कों को 90 डिग्री पर काटती हुई दूसरी सड़कें निकल जाती थी, छोटी सड़कें निकल जाती थी और इन्हीं छोटी सड़कों से गलियां निकलती थी। इस तरह से नगर कई हिस्सों में हमें बटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग ग्रीक प्रणाली पर आधारित थे। ये छोटी गलियां, ये प्रमुख सड़क, प्रमुख मार्ग, ये छोटी सड़कें हैं, ये गलियां हैं और इन्हीं गलियों पर लोगों के आवास बने होते थे। लोगों के आवास इन्हीं गलियों की ओर बने होते थे। इन आवासों के बीच में, दो आवासों के बीच में जगह होती थी। इसकी टाउन प्लानिंग, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था हमको यह जान लेना भी बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि इन घरों से ये आवास यहाँ जहाँ से एक सड़क दूसरे सड़क को 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी, वहाँ एक सर्कल बनता था, और इसको, इस एरिया को ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। ऑक्सफोर्ड सर्कल। तो इस तरह से ये नगर अपने आप में बेजोड़ था। इसके टाउन प्लानिंग अपने आप में महत्वपूर्ण थी। घरों से निकलने वाली ये बड़ी सड़कें, छोटी सड़कें और फिर गलियों के बाद घरों का गंदा पानी निकलकर गली की नाली में, गली की नाली का पानी छोटी सड़क की नाली में, छोटी सड़क की नाली का पानी फिर बड़ी सड़क की नाली से होते हुए नगर के बाहर निकल जाता था। ये जल निकासी व्यवस्था उसकी अपने आप में बेजोड़ थी। तो नालियों के माध्यम से घर के अंदर का एक बूंद गंदा पानी भी सीधे नगर के बाहर निकलता था। इन नालियों में जगह जगह पर शोषक गर्त बने होते थे, ताकि उनसे घर के नालियों से गंदे पानी के साथ कूड़ा करकट यदि आता है तो वह इन्हीं गर्तों में आ जाता था और सफाई के समय उनकी सफाई करके फिर से उसको क्लियर कर दिया जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि गलियां और नालियों के बाद में जब भवनों की बात आती है तो ये भवन, यहाँ बनने वाले भवन लघु भवन मिलते हैं, बृहद भवन भी मिलते हैं। सामान्यतः जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को देखते हैं तो सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि वहाँ के समाज के विभाजन का आधार क्या था। तो हम पूर्णतः एक निर्णय पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि यह क्लियर नहीं हो पाता है कि वहाँ के समाज का विभाजन न तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हुआ था, न जाति व्यवस्था के आधार पर हुआ था, और न ही इस प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था वहाँ पर थी।
तो वहाँ के समाज के विभाजन के आधार को जानने के लिए हमें जो सहयोग मिलता है वो वहाँ के भवनों से ही मिलता है। वहाँ के भवनों के आकार को देख कर भी हम यह क्लियर कर पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के विभाजन का आधार क्या रहा है। समाज के विभाजन का आधार वहाँ आर्थिक घटक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि हड़प्पा में के दुर्ग क्षेत्र से हमको श्रमिकों के आवास तक मिलते हैं। तो उन श्रमिकों के आवास से हमारे लिए ये क्लियर हो जाता है कि वहाँ फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अमीरी और गरीबी की संकल्पनाएं भी थी। समाज अमीरी और गरीबी की संकल्पनाओं के साथ चलायमान था, चलन में था। तो ऐसी स्थिति में हम उनके आवासों को जब देखते हैं, निजी आवासों को, हमको छोटे आवास जो प्रायः 1-2 कमरों से लेकर 4-5 कमरों के आवास सामान्य आवास कहलाते थे। परंतु इनके साथ साथ कुछ बृहद भवन भी हमको वहाँ मिलते हैं। वहाँ के उत्खनन के माध्यम से वहाँ हमें बड़े बड़े भवनों के साक्ष्य भी मिलते हैं। संभवतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार की भी परंपराएं वहाँ के समाज में रही होंगी, क्योंकि एक ऐसे भी मकानों के साक्ष्य मिल जाते हैं जिसमें 27 से 30 तक के कमरे मौजूद रहे। उन भवनों में एक कुआं, आंगन परंपरा और साथ ही साथ अन्य व्यवस्थाएं भी, वहाँ भौतिक जीवन की सुख सुविधाएं भी उन बड़े भवनों में हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से भवनों के निर्माण की जो संकल्पना रही है वह अपने आप में यह दर्शा देने में समर्थ हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला में, उनके वास्तु निर्माण कला में भवन का अपना एक अलग महत्व था। सार्वजनिक भवनों में हमको विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं। ये विशाल अन्नागार कृषि के अधिशेष उत्पादन के साक्ष्य तो देते ही हैं, साथ ही साथ उनके सार्वजनिक होने के भी प्रमाण दे देते हैं। क्योंकि इन बड़े बड़े अन्न कोठारों का मिलना जो सिर्फ और सिर्फ 4 स्थलों से मिलते हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, इन 4 स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागारों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये अन्नागार संभवतः वहाँ टैक्स के रूप में वसूले गए अन्न को संरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। इन विशाल अन्नागारों के साथ हमको मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिलता है। इस विशाल स्नानागार का जो भी महत्व रहा हो, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि वह उस पर पुरोहित वर्ग का आधिपत्य था, परंतु कुछ मानते हैं कि नहीं, वह सार्वजनिक था और धार्मिक महत्व को दर्शाने वाला था। धर्म के क्षेत्र में धर्म के विशेष बात को लेकर इन विशाल स्नानागारों का उपयोग किया जाता था विशेष अवसरों पर। साथ ही हमको वहाँ से सभा भवन के भी साक्ष्य मिलते हैं। इस सभा भवन उत्खनन में जो मिलता है सभा भवन, उसमें हमको वो 27 मीटर के आकार का एक विशाल भवन मिलता है। भवन के साक्ष्य मिलते हैं और उस साक्ष्य में जो 20 स्तंभों पर टिका हुआ था, उन 20 स्तंभों में 5-5 स्तंभों की 4 पंक्तियां बनी हुई थी। उन 4 पंक्तियों के स्तंभों पर ही यह भवन टिका हुआ था, जिस पर विद्वानों की राय रही है कि संभवतः यह सभा भवन रहा होगा, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आते थे और लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होने के बाद में किसी विशेष विषय पर अपनी राय, अपने विचार रखकर इस सभ्यता के शासनिक संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। साथ ही हमको लोथल से एक डाक यार्ड मिलता है। इस डाक यार्ड के मिलने का साक्ष्य यह दर्शा देता है कि उस समय के लोग नौका परिवहन में भी अग्रणी थे। साथ ही साथ इस डाक यार्ड का जो महत्व था, वह महत्व अपने आप में यह दर्शा देता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। और इस डाक यार्ड की जो आकृति हमको मिलती है 214 × 36 × 3.3 मीटर की आकृति में यह
गोदीवाड़ा स्थित था, जो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। इसकी आर्कियोलॉजिकल साइट यदि हम बनाना चाहें, हम यहाँ देखते हैं कि लोथल का नगर क्षेत्र, और इस नगर क्षेत्र में हमको उसके पूर्वी सिरे पर हमको एक डाक यार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, जो जलीय था। यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था थी, साथ ही यह एरिया उसका भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। एक नहर के माध्यम से वह भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। इस नदी के माध्यम से जलयान यहाँ आते थे, यहाँ रुकते थे, और उसके बाद में यहाँ इस साइड में हमको गोदामों के साक्ष्य मिलते हैं, और जिनमें कि यहाँ के माल उतारे जाते थे, संरक्षित किए जाते थे, और उसके बाद में यहाँ से ये माल नगर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, विस्तारित किए जाते थे। इस तरह से यह गोदीवाड़ा अपने आप में एक बेजोड़ सार्वजनिक स्थल था। यदि सार्वजनिक स्मारकों में के क्रम को हम देखें तो हमको यह दिखाई देता है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल नंबर 1 पर गोदीवाड़ा, नंबर 2 पर विशाल अन्नागार और नंबर 3 पर स्नानागार था। इनका क्रम कुछ इस प्रकार से था। सबसे बड़ा, यदि क्रम से पूछा जा रहा है कि सही क्रम में कीजिए, तो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल लोथल का डाकयार्ड था, फिर हड़प्पा का अन्नागार था, और फिर मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार था। तो इस तरह से इसका एक क्रमबद्ध अध्ययन हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये नगरीय व्यवस्था, इस यहाँ की कला अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता की कला में ये वास्तुकला अपने आप में बेजोड़ रही है। वास्तुकला के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इस कला नियोजन पक्ष में, तो हम देखते हैं कि वहाँ की मूर्ति कला कैसी है। वहाँ की मूर्ति कला भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मूर्ति कला सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला के जो साक्ष्य में मिल पाते हैं, उसमें हमको 3 तरह की मूर्तियों के निर्माण की परंपरा मिलती है। इन 3 प्रकार की मूर्ति कला में, मूर्ति निर्माण की परंपरा में सबसे पहली परंपरा हमको मिलती है प्रस्तर मूर्तियाँ। प्रस्तर मूर्ति कला। दूसरी है धातु मूर्ति कला, और तीसरी है मृण मूर्ति कला। मूर्तियों का निर्माण किन विधियों से होता है या किन विधियों से वहाँ किया जाता था, यह भी अपने आप में जान लेने का विषय है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में की जो मूर्ति कला थी, वहाँ के चलन में प्रस्तर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियों की कला, जिनसे कला का प्रदर्शन किया जाता था। तो यहाँ इस कला में कला की विधियाँ क्या थी, किस विधि से इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जान लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो हमको यह जानना होता है कि इन कलाओं में प्रस्तर मूर्तियाँ कैसे निर्मित की जाती थी। मूर्ति कला की ऐसे भी 3 विधियाँ होती हैं। मूर्ति निर्माण विधि में हम देखेंगे तो मूर्ति निर्माण विधि को हम देखना चाहें तो पता चलता है कि मूर्ति निर्माण की कुल 3 विधियाँ होती हैं। इनमें पहली होती है तक्षण विधि, और दूसरी होती है मधुच्छिष्ट विधि, और
छूटक विधि। तक्षण विधि के अंतर्गत प्रस्तर की मूर्तियां निर्मित की जाती हैं। प्रस्तर मूर्ति निर्मित होती है तक्षण विधि, जिसमें पत्थर को तराशा जाता है, छाटा जाता है, तोड़ के निकाला जाता है, अगल बगल की चीज़ों को निकाल कर फिर उसको एक आकृति देने की चेष्टा की जाती है, तो तक्षण विधि। और जो मधुच्छिष्ट विधि है, इसी को ढलुआ विधि भी कहा जाता है। ढलुआ या विलुप्त मोम विधि, जिसमें धातु की मूर्तियां निर्मित की जाती थी। धातु मूर्तियां इस विधि के अंतर्गत निर्मित की जाती थी। मधुच्छिष्ट विधि कहें या ढलुआ विधि कहें या विलुप्त मोम विधि कहें, ये तीनों चीज़ें एक ही बात को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत इस विधि के द्वारा धातु की मूर्तियों का सृजन किया जाता, धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। चूटक विधि के अंत से जिन मूर्तियों का निर्माण होता था वो मृण मूर्तियां थी। मृण मूर्तियों का निर्माण चूटक विधि से किया जाता था। इसमें मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करके मिला के उसको साना जाता था, और सानने के बाद उसको हाथ की थाप दे देकर धीरे धीरे बनाया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर जगह जगह चुटकियों से उसमें उभार भी लाए जाते थे। तो इस विधि से भी इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला में हमने देखा कि वास्तुकला के बाद मूर्ति कला की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, उसमें वहाँ हमको प्रस्तर की मूर्तियाँ मिलती हैं, वहाँ से हमें धातु की बनी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं, और उसके नगरीय क्षेत्रों के उत्खनन से हमें मिट्टी की भी मूर्तियाँ, जिन्हें मृण मूर्तियाँ, इसी को टेराकोटा भी कहा जाता है। टेराकोटा उसको कहते हैं कि जैसे मिट्टी को आग में पकाकर किसी भी चीज़ का निर्माण करके उसको आग में पकाकर निकाल दिया जाए, वही टेराकोटा कहलाता है। तो इन्हीं मृण मूर्तियों को जब पकाकर निकाला जाता है, इन्हीं को टेराकोटा की मूर्तियाँ भी कही जाती हैं। तो इस तरह से उसकी मूर्ति कला के अंतर्गत हम यह देख पाते हैं कि प्रस्तर निर्माण की मूर्तियाँ वहाँ बेहद तक्षण विधि में बनाई गई है, जो 3D प्रकार की रही है। इन मूर्तियों के माध्यम से हम वहाँ की सारी चीज़ों को समझने में अपने को समझ पाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन मूर्तियों के आकार प्रकार में जब पत्थर की मूर्तियों की बात हम करते हैं, तो पत्थर की मूर्तियों को जब जानने का हम प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि इन मूर्तियों को कैसे बनाया जाता था, तो इसमें किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो प्रस्तर पदार्थ होता था। अच्छा, अर्थात इन मूर्तियों के निर्माण का पदार्थ क्या होता था, तो पत्थर होता था। तो वहाँ हड़प्पा से मिलने वाले पत्थरों में हमको किस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, तो हमें लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ वहाँ की मूर्तियों में हम सेल खड़ी के पत्थर से भी बनी हुई मूर्तियाँ पाते हैं। सेल खड़ी और चूना पत्थर की भी मूर्तियाँ हमें मिलती हैं। लाल बलुआ पत्थर की जो मूर्तियाँ मिलती हैं, उनमें हमने यह देखा है कि पुरुष आकृति रही है। हमें वहाँ दो धड़ मिलते हैं, मूर्तियों के दो कबंध धड़ मिलते हैं, जो कमर के नीचे के भाग उसके विनष्ट हो गए हैं, ऊपर के ही भाग बचे हुए हैं। तो ऐसी मूर्तियों में हमें देख पाते हैं कि इनकी बनावट कैसी रही है। प्रस्तर पदार्थ क्या रहा है, तो प्रस्तर पदार्थ में लाल बलुआ पत्थर, सही खड़ी और चूना पत्थर। फिर मूर्तियों की बनावट कैसी रही है, तो बनावट कैसी रही है इसकी 3D प्रकार की रही है। 3D प्रकार की बनावट रही है। 3D प्रकार क्या होता है कि मूर्तियों को उसके
अनुपात के हिसाब में उनको तराशा जाना, तक्षण के माध्यम से उनको तोड़ना, निकालना और एक निश्चित आकार दे पाने में सक्षम होना, यही बनावट थी। फिर हम वहाँ की उन मूर्तियों की मुद्रा देखते हैं कि इनकी मुद्रा क्या है। मुद्रा, तो मुद्रा इन प्रस्तर मूर्तियों में की जो मुद्रा है वो मुद्रा खड़ी और बैठी, खड़ी और बैठी दोनों प्रकार की मुद्रा की मूर्तियाँ हमको यहाँ से मिलती हैं। पाषाण की बनी हुई दोनों प्रकार की मूर्तियाँ वहाँ से हमें मिलती हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें इस मूर्तिकला में, इस प्रस्तर मूर्तियों के विषय में, तो इनके उदाहरण में हम क्या पाते हैं कि उदाहरण में हमको ऐसी तमाम मूर्तियाँ मिलती हैं। जैसे एक कबंध मिलता है, दो मूर्तियाँ मिलती हैं, एक लाल बलुआ पत्थर की मिलती है, एक शेर खड़ी की मिलती है। शेर खड़ी की मूर्ति जो है वो हमको मोहनजोदड़ो से, और लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मूर्तियाँ मिलती हैं। हड़प्पा से हमें एक लाल बलुआ पत्थर की ऐसी मूर्ति मिलती है, एक धड़ मिलता है, धड़ प्रतिमा मिलती है, एक धड़ प्रतिमा मिलती है। और यहाँ से भी मोहनजोदड़ो से भी हमको धड़ प्रतिमा ही मिलती है, धड़ प्रतिमा। लेकिन यह योगी राज की मूर्ति है, योगी की है, जो योग की अवस्था में है। उसकी आंखें आधी खुली हैं और उसकी निगाहें नाक के अग्रभाग पर नासाग्र टिकी हुई है। यह मूर्ति भी हमको मिलती है। यह मूर्ति जो धड़ प्रतिमा योगी की मिलती है, यह शेर खड़ी की है, शेर खड़ी। और यह धड़ प्रतिमा जो हमको हड़प्पा से मिलती है वह लाल बलुआ पत्थर की है, लाल बलुआ पत्थर की है। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हमको वहाँ से मिल जाती हैं। एक मूर्ति हमको पशु आकृति की मिलती है, एक मूर्ति हमको उदाहरण के रूप में चूना पत्थर की मूर्ति के रूप में हमको एक पशु आकृति मिलती है, पशु आकृति मिलती है। वो भी दो जानवरों की संयुक्त समायोजन के माध्यम से वह मूर्ति बनाई गई है। दो जानवर का मेल है, जिसमें एक भेड़ा और हाथी का संयोग है, जिसमें पशु आकृति दो जानवरों की है, जिसमें भेड़ा और हाथी का संयुक्त समायोजन है। और इसमें यह देखा गया है कि एक संयुक्त रूप है, सूंड हाथी का है, शरीर और सींग। इसमें सूंड हाथी का और शरीर और सींग भेड़ की है। इसके हाथ स्वतंत्र है, हाथ खुले हुए हैं। तो इस तरह की मूर्ति में हम देखते हैं कि ये मूर्ति जो है वह चूना पत्थर की मूर्ति है। तो इस तरह से वहाँ की प्रस्तर मूर्तियों में हमको लाल बलुआ पत्थर, शेर खड़ी, चूना पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं। इन पदार्थों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार तक्षण विधि के माध्यम से तक्षण करके 3D प्रकार से उसकी बनावट 3D प्रकार से उसकी बनावट करके इसमें मूर्ति के आगे भाग के साथ साथ पीछे के हिस्से को भी तराशा जाता था और इस मूर्ति कला को पूर्ण करता था। तो वहाँ की मूर्ति में प्रस्तर पदार्थ रहा है, बनावट उसकी 3D रही है और मुद्रा उसकी खड़ी और बैठी दोनों रही है। उदाहरण के रूप में हम हड़प्पा में देखते हैं कि एक धड़ प्रतिमा में मिलती है जो लाल बलुआ पत्थर की है, और मोहनजोदड़ो से भी हमको एक धड़ प्रतिमा ही मिलती है जो योगी की मूर्ति है, और ये शेर खड़ी से निर्मित की गई है। पशु आकृति में दो जानवरों के संयुक्त रूप का समायोजन मिलता है, जिसमें भेड़ा और हाथी का संयुक्त समापन है, और इसमें सूंड हाथी की है और सूंड हाथी का है, और धड़ उसका सूंड हाथी का है, और सींग और शरीर उसका भेड़ का है। इस तरह से यह बनी हुई
मूर्ति चूना पत्थर की है। तो इन तीनों ही पदार्थों के माध्यम से तथा लाल बल्ला पत्थर, शैल खड़ी और चूना पत्थर के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार मूर्ति निर्माण में पारंगत हो चुका था। इसके साथ ही साथ उसकी बनावट 3D थी, मुद्रा खड़ी और बैठी दोनों रही है। तो ये मूर्तिकला की प्रस्तर मूर्तिकला रही। प्रस्तर मूर्तिकला के साथ में हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ धातु मूर्तियों के निर्माण की क्या परंपरा रही है। धातु निर्माण की मूर्तियाँ, तो मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रस्तर मूर्तिकला के बाद हम आते हैं अपने धातु मूर्तिकला पर। धातु मूर्तिकला, धातु मूर्तिकला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का कलाकार मधुच्छिष्ट विधि का प्रयोग करता था। मधुच्छिष्ट विधि जिसमें मूर्तियों को, धातुओं को ढाला जाता था। धातु को ढालने के बाद में उसको मूर्ति का आकार दिया जाता था। तो इसको विलुप्त मोम विधि भी यह कही गई है। तो यह उनकी विज्ञान तकनीक को भी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धातुओं में हम देखते हैं कि जो पदार्थ रहा है, पदार्थ इनका तो पदार्थ में ये तांबा प्लस टीन के सम्मिश्रण से एक नवीन धातु को बनाते थे और वह धातु थी कांस्य का निर्माण करते थे और इस कांस्य से ही वो मूर्ति निर्माण करने में की कला को व्यक्त करते थे। तो इसमें वहाँ का कलाकार पहले करता था कि वह उसको मिक्स करता था, टेम्परेचर पर हीट करता था, तांबे को अलग और टीन को अलग, दोनों धातुओं को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता था और दोनों को अलग अलग रखता था। इन दोनों ही धातुओं को अलग अलग रखने के बाद में वह इनका मिश्रण करके उसको कांस्य के रूप में कन्वर्ट कर लेता था और कांस्य को भी हीट करके वह लिक्विड के रूप में बनाकर रखे रहता था। और इसी बीच में वो मोम को लेकर मोम से वो एक मूर्ति की आकृति बनाते थे ऐसे। इस प्रकार से वहाँ का कलाकार हम मान लेते हैं कि एक हम उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं। वो इस तरह से मोम के पुतले से मूर्ति बनाता था, गढ़ लेता था और उसके ऊपर, उस मोम के ऊपर वह मिट्टी इस पर चढ़ा देता था। मिट्टी का लेप लगाकर, पतली मिट्टी का लेप लगाकर उसको थोड़ा मोटा कर देता था और उसके बाद इस मिट्टी के ऊपर से इसमें छेद कर देता था। छेद के बाद में उसको विधिवत सुखा दिया जाता था। सुखाने के बाद, इस मिट्टी को सुखा देने के बाद में धीरे से इस मूर्ति को टेम्परेचर पर ले जाकर हीट किया जाता था और जब हीट किया जाता था तो यह मोम जो होता था वह अंदर, जो मिट्टी के अंदर होता था, वह काफ़ी जब पिघला ले लेता था, लिक्विड के रूप में वो पिघल जाता था तो मूर्ति को उल्टा करके इस मोम को उस मूर्ति से बाहर गिरा दिया जाता था। उस मूर्ति के बाहर गिरा देने के बाद में इस यहाँ के कलाकार के पास एक खांचा मिल जाता था, एक सांचा बन जाता था और सांचा ऐसा होता था कि बाहर से वह मिट्टी होती थी लेकिन अंदर उसकी एक आकृति होती थी और फिर इसमें वह इस लिक्विड कांस्य, इस लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में कन्वर्ट किए गए कांस्य को इसी छेद के माध्यम से मिट्टी में भर देता था और इस मिट्टी में भरने के बाद, इस मिट्टी के पुतले में भर देने के बाद में जब वह कांस्य ठंडा होकर धीरे धीरे अपने ठोस रूप में आ जाता था, ठोस आकृति ले लेता था, तो फिर वहाँ का कलाकार इस बाहर जमी हुई परत की मिट्टी को तोड़ देता था और तोड़ देने के बाद उसके अंदर से उसको एक कांस्य की सुंदर मूर्ति प्राप्त हो जाती थी। तो वहाँ की मूर्ति में, इस पदार्थ में तांबा और टीन के सम्मिश्रण से बनाए गए इस पदार्थ से वहाँ जो धातु की टेक्निक जन्मी वह बेहद महत्वपूर्ण रही। इसका मूर्तियों का, धातु की मूर्तियों का विषय क्या रहा? तो विषय, धातु की मूर्तियों का विषय धार्मिक और लौकिक दोनों रहा। दोनों विषय की मूर्तियाँ लौकिक
विषयों के दृश्यांकन की मूर्तियाँ भी और धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ भी वहाँ मिलती हैं इन धातुओं। इनमें उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप हमें एक मोहनजोदड़ो से हमको एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति। ये मूर्ति कांस्य की बेहद महत्वपूर्ण मूर्ति है, जो हड़प्पा सभ्यता के कलाकार की कला के उच्चतम स्तर को व्यक्त करने में समर्थ है। तो इस तरह से वहाँ की मूर्तियों में धातु की मूर्ति कला, धातु की मूर्तियाँ भी अपने आप में महत्वपूर्ण रही हैं। तो धातु मूर्ति कला के साथ साथ हम यह देखते हैं कि यह मूर्ति जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, यह कांस्य मूर्ति, इस कांस्य मूर्ति में देखा गया है कि उसकी जो मुद्रा है, उसकी मुद्रा जो है, इस मूर्ति की मुद्रा नृत्यरत है, नृत्य करती हुई मुद्रा है उसकी, जिसमें मूर्ति का बायां हाथ घुटने पर है और दाहिना हाथ उसके कमर पर है, और बाएं हाथ में इस नर्तकी ने शुरू से लेकर कंधे तक कड़े पहन रखे हैं। गले में इसके एक हार है और पीछे इसके बाल और रिबन से बंधे हुए महसूस होते हैं। एक चीज़ है इसमें कि एक ही दृश्य वहाँ की लज्जा को व्यक्त करती है, अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, और वह है कि यह मूर्ति नग्न अवस्था में है। तो इस तरह से इस धातु मूर्तिकला के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार अपने उच्चतम स्तर पर जा चुका था। फिर बात आती है इस मृण मूर्तियों की। मृण मूर्ति कला में जो देखा जाता है उसमें मृण मूर्ति कला के क्षेत्र में किसी को टेराकोटा मूर्तियाँ कहते हैं। टेराकोटा क्या है अभी हमने बता दिया है कि टेराकोटा वह होता है जिसमें कि मिट्टी की चीज़ें होती हैं, मिट्टी की मूर्ति होती है जो कि आग में तपाकर बाहर निकाली जाती है। तो टेराकोटा की मूर्तियों की भी दृश्यांकन यहाँ से मूर्तियाँ मिलती हैं। सर्वाधिक मिलने वाली मूर्तियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में इसी मृण मूर्तियाँ ही हैं, जो कि सभी स्थलों से लगभग मिलती हैं। सुरकोटता से इनकी पर्याप्त संख्या मिलती है और वो मूर्तियाँ मातृ देवी की रही है। ठीक।